आपको लोटारो मार्टिनेज के अंदर हिग्वाइन नजर आ रहा था? उसका अगर हम देख रहे हैं कि वाइट ट्रायंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा हो रहा है। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है फैज़ान और हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक फुटबॉल शो जिसका नाम है बिटवीन द लाइन। हमारी कोशिश ये होगी इस शो के अंदर हम जो भी फुटबॉल की एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में बात करें। मेरे साथ आज कराची यूनाइटेड की जो प्रोफेशनल टीम है उसके कोच और मैनेजर मौजूद है मिस्टर हमदान। तो सबसे पहले हमदान को वेलकम करेंगे। सो हमदान, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ऑल गुड। ओके, सो आज हम कोशिश करेंगे कि जो वर्ल्ड कप क्योंकि नॉकआउट मरहले में दाखिल हो चुका है और ऑलमोस्ट उसका जो राउंड ऑफ 16 है वो ख़त्म हो जाएगा। आज रात में 2 मैचेस हैं। सो अभी तक जितने रिजल्ट्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद जो आज रात के मैचेस हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। सो हमदान, कैसे देख रहे हैं अब? क्योंकि पहले हमें नज़र आ रहा था कि अपसेट्स हो रहे थे, लेकिन आज अब राउंड ऑफ 16 में आ गए हैं तो अब अपसेट्स नहीं हो रहे। अब जो एक अच्छी टीम की क्वालिटी होती है और जो एक एवरेज टीम है वो एक बहुत वाज़ेह नज़र आ रही है। रात में भी हमने देखा ब्राज़ील और कोरिया के मैच से स्टार्ट करते हैं। सो पहले हाफ के अंदर ब्राज़ील की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। एक टाइम आया था जहाँ पे ब्राज़ील के प्लेयर्स के पास डांस मूव खत्म हो गए थे जो वो स्कोर करने के बाद करते हैं। सो उस मैच को कैसे देखते हैं? फिर सेकेंड हाफ के अंदर ओवरऑल जो गेम की डायनामिक्स है उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे। यस, ब्राजील्स फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस वेरी गुड और जिस तरह से वो उनके नेमार के वापस आने से जो वापस से थोड़ी सी फ्लूइडिटी थी उनकी गेम में वो आ गई थी। फर्स्ट गेम के अंदर नेमार खेले थे, सेकंड एंड थर्ड गेम में वो इंजर्ड थे। इसी तरह से था। सिमिलरली हो गया एक और चीज़ क्या हो रही थी, जिस तरह से साउथ कोरिया डिफेंसिवली खेल रहे थे, वो 4-4-2 के अंदर खेल रहे थे, तो उनका जो इनिशियल प्रेस होता था वो 2 स्ट्राइकर्स करते थे। और ब्राजील जिस तरह से कल बिल्डअप कर रहा था वो इस तरह से कर रहा था कि 3 उनके सेंटर बैक्स एक तरह से बन जाते थे, मिलिटाओ और फिर 2 और सेंटर बैक्स। सो वो 3 वर्सेस 2 की एक एडवांटेज थी। फिर आगे जाके जो उनके लेफ्ट साइड था वो काफ़ी डोमिनेंट लेफ्ट साइड था, विनिशियस, नेमार एंड डेनिलो। तो वो they were always creating those troubles and problems on that side. They couldn't do much about that. आपने एक चीज़ मेंशन की कि जो बैक 3 बन जाता था एंड देन जो है वो डेनिलो आगे मूव करते थे। ये चीज़ इस दफ़ा हम लोग वर्ल्ड कप में यूजुअली हम क्लब फुटबॉल में देखते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में अगर हम देख रहे हैं कि वाइट ट्रायंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा हो रहा है। आप अर्जेंटीना देखें तो अर्जेंटीना में भी जो एक्यूनिया का रोल है, लेफ्ट बैक ऐसा खेलते हैं, वो भी आगे जाते हैं। फ्रांस में अगर आप देखें तो थियो हर्नांडेज भी आगे जाके खेल रहे हैं। ब्राजील में आप देखें तो डेनेलो आगे जा रहे हैं। स्पेन का हम सबको पता है कि जोडी अल्बा, इंग्लैंड में बिल्कुल इंग्लैंड में लूक शॉ आगे जा रहे हैं, जोडी अल्बा। सो क्या आपके ख्याल में ये सारी टीमें किसी एक वजूहात की बिना पे कर रही है या हर टीम के अपने कुछ डायनामिक्स हैं और अपनी कुछ उनका कोई टैक्टिक्स है? डायनामिक्स डिफरेंट है, लेकिन जो एक आइडिया है, ओरिजिनल आइडिया, वो पोजिशनल फुटबॉल से आया हुआ है। अगर पोजिशनल फुटबॉल को आसान लफ्जों में हम समझाएं तो वो कोशिश ये होती है कि अगर फुटबॉल पिच के अंदर मैक्सिमम जोन्स को कवर कर लें। अगर वर्टिकली आपके 5 जोन्स हैं तो आइडिया ये होता है कि हम 5 जोन्स को कवर कर सकें, ठीक है वो। और उसमें कॉन्सेप्ट ये क्या है कि आपके पास अगर वाइट ट्रायंगल की बात करें, उसको मैं समझाऊं तो आइडिया क्या है कि एक प्लेयर वाइट टच लाइन पे हो, एक अंदर हो हाफ स्पेस में और एक उन्हीं के नीचे हो। सो एक ट्रायंगल उस तरह से बन जाता है। अब आपने दूसरा पार्ट ये था कि हर टीम किस तरह से कर रही है और क्यों, कोई खास टैक्टिक्स सेम नजर आता है लेकिन ऑफ कोर्स वजूहात डिफरेंट हो सकती हैं। सो अगर फ्रांस के केस में देखें तो फ्रांस फर्स्ट गेम में जब तक लूकास हर्नांडेज खेल रहे थे, जो थियो हर्नांडेज के भाई हैं, फ्रांस इस तरह से फ्लूइडली नहीं खेल रही थी क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन प्लेयर क्वालिटीज। उस ट्रायंगल की जो फीचर्स हैं वो प्लेयर क्वालिटी पे डिपेंड करता है। सो जब से थियो हर्नांडेज आए उनके भाई, तब फ्रांस के लेफ्ट साइड कंप्लीटली डायनामिक हो चुकी है बिटवीन लूकास थियो हर्नांडेज, एम्बापे एंड एड्रियन रैबियो। सही है। सिमिलरली राइट साइड पे अगर फ्रांस को देखें और क्यों राइट साइड पे, और इसके डायनामिक्स क्या है, वो इस तरह से कि फ्रांस के पास कोई इस तरह का राइट बैक नहीं है जो अप एंड डाउन भाग सकता हो। सही है। बेंजामिन पावा है और जूल्स कुंडे, वो दोनों के पास वो क्वालिटी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एक और रीजन ये भी है कि दे वांट टू प्ले ऑन द लेफ्ट साइड, सही है, यूजिंग एंटोइन ग्रीजमैन एज वेल ओवर देयर। तो वो एक वाइट ट्रायंगल के साथ एक डायमंड फॉर्म कर रहे हैं, सही है, ताकि आइसोलेट करें उस्मान डेम्बेले को ऑन द राइट साइड।
for a 1v1 situation. Yes, Very similar to what he plays in his club. वहाँ पे कभी कभार रफीनिया होते हैं उस साइड पे, sometimes स्विच करते रहते but हैं। आइडिया ये है फ्रांस के केस के अंदर। तो ये एक फीचर है। आगे हम जब इंग्लैंड के मैच को डिस्कस करेंगे उनकी कुछ और रीजंस हैं उस चीज को करने के। बट इफ यू टेक द फ्रांस वर्सेस पोलैंड गेम, एक पॉइंट था कि जहाँ पे पोलैंड को 2 एक साथ चांसेस मिले थे, और अगर वो गोल उस वक्त लग जाता तो गेम स्ट्रेट कंप्लीटली बदल यहाँ पे हुगो लोरिस ने एक सेव किया, फिर बरात ने बिल्कुल लाइन पे से ब्लॉक किया था। सो ओवरऑल लेकिन यार आप देखें अगर तो एम्बापे एक अपने ही, मैं कहूंगा कि दुनिया में चल रहे हैं, 5 गोल स्कोर कर चुके हैं 4 मैचेस के अंदर। बहुत कम आपको ऐसे देखने को मिलता है कि एक 23 साल का लड़का जिसने अपना दूसरा वर्ल्ड कप खेला, पहला वर्ल्ड कप खेला, जीते, दूसरे वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। तो आपको लगता है कि इंग्लैंड के पास कोई इतनी क्वालिटी मौजूद है कि फ्रांस के से अटैक को रोक सकेंगे? आई थिंक इंग्लैंड के पास कलेक्टिव क्वालिटी है इस चीज को नलिफाई करने की थ्रू सिस्टम्स। गैरेथ साउथगेट ने बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली throughout the last Euro and World Cup he's used different systems, and उन systems में different players को भी use किया है to nullify certain opponents। जैसे अगर आपको याद हो जर्मनी के अगेंस्ट सब खेला था लास्ट यूरो के अंदर जो 2-0 विक्ट्री थी, उस मैच के अंदर और उस वर्ल्ड कप उस यूरो में जर्मनी जो है वो एक बैक 5 यानी विंग बैक्स को यूज कर रहे थे। तो उन विंग बैक्स को काउंटर करने के लिए इंग्लैंड ने भी विंग बैक्स के साथ खेला था ताकि जब वो डिफेंड करें तो वो बैक 5 में आ जाए वर्सेस जर्मनीज 5 व्हिच इंक्लूडेड द विंग बैक्स। तो वो उस तरह से उन्होंने बहुत अच्छा किया था। आई एम नॉट श्योर हाउ ही वुड टेक दिस गेम स्पेसिफिकली, बट मैं इस बारे में काफी श्योर हूं कि इट वोंट बी अ वन साइडेड गेम एट ऑल। तो चले, हमने फ्रांस का और इंग्लैंड का मैच भी डिस्कस कर लिया, रात वाले जो मैचेस थे वो भी डिस्कस कर लिए। अब क्योंकि मेरी जो फेवरेट टीम है नेदरलैंड्स, उसके बारे में बात करेंगे। हमदान, हमने वर्ल्ड कप के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि मुझे लगता है कि ये क्वार्टर फाइनल तक एटलीस्ट पहुंच जाएंगे, बिकॉज उनका जो ग्रुप था वो भी एक तरीके से आसान था। फिर हमें नजर आ रहा था कि जो उन्होंने राउंड ऑफ 16 में मैच खेलना है वो भी रिलेटिवली आसान ओपोनेंट के साथ होगा। सो क्वार्टर फाइनल में तो ये आ गए हैं, लेकिन अब क्वार्टर फाइनल में आके इनका मुकाबला हो रहा है अर्जेंटीना के साथ, जो कि इस वक्त काफी पम्प्ड अप है। एक अच्छी हार्मनी उनके दरमियान बनी हुई है, लड़के कोशिश कर रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप जीतें और मेसी ट्रॉफी लिफ्ट करे। सो आप कैसे देख रहे हो? बहुत स्लोली ग्रेजुअली नेदरलैंड्स पहुंच तो गया है, अर्जेंटीना के भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, पहला मैच हारे लेकिन उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है। सो अब इस मैच को कैसे देख रहे हैं, ये मैच कैसे होगा? और ये जो अर्जेंटीना की हाई प्रेसिंग की टैक्टिक्स है, डू यू थिंक ये लुइस वैन हाल फेमस है कि वो इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए? सो आपको लगता है कि अर्जेंटीना की टैक्टिक्स वहाँ पे भी चलेगी या अर्जेंटीना को कोई प्लान बी लेकर आना पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि दोनों टीम्स या मैनेजर्स अपने जो उन्होंने जिस तरह से वो खेलते हैं इस वर्ल्ड कप में वो उसको मेजरली चेंज करेंगे। जैसे कुछ फीचर नेदरलैंड्स के इस वर्ल्ड कप में रही है कि वो आउट ऑफ पोजीशन मिडफील्ड के अंदर वो मैन मार करने की कोशिश करते हैं डिफेंसिवली। और लास्ट गेम के अंदर जब वो यूएसए के अगेंस्ट भी खेल रहे थे तो एक पॉइंट था वर्जिल वैन डाइक एक उनके प्लेयर को फॉलो करते हुए ऑल द वे मिडफील्ड में आ गए थे और वो मिडफील्डर बन गए थे। तो वैसे तो वो 5-2-3 में डिफेंड कर रहे थे, लेकिन वैन डाइक के वहाँ ऑल द वे मैन मार करने से वो 4-3-3 बन गया था ऑफ सॉर्ट्स। सो इट विल आई एक्सपेक्ट देम टू कंटिन्यू दिस वे with their midfield man mark pressing, and I still expect Argentina to play the same way they've been playing, क्योंकि वो उनकी असल शिनाख्त है। जिस तरह से उन्होंने सेकंड थर्ड गेम और फिर राउंड ऑफ 16 का मैच खेला, I expect them to play the same way। अच्छा, एक चीज़ काफ़ी लोग स्पेशली जो दिबाला फैंस हैं वो एक चीज़ काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि दिबाला को क्यों चांस नहीं मिला, 4 मैचेस हो चुके हैं। दिमारिया, क्योंकि ऑफ कोर्स दिमारिया आपकी फर्स्ट लाइन में फर्स्ट 11 में खेलते हैं, उसके बावजूद आपने पापो गोमेस को खिलाया लेकिन आपने दिबाला को नहीं खिलाया। सो हमने देखा है कि इस दफ़ा जो मैनेजर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने सिस्टम के मुताबिक चले रादर देन कि वो बड़े नामों को टीम में खिला लेंगे। सो इसके बारे में क्या कहेंगे आपके? बड़े खिलाड़ी बेंच के ऊपर ज़रूर मौजूद हैं लेकिन जो कोचेस हैं वो अपने सिस्टम के मुताबिक चल रहे हैं और वो थोड़े से ज़िद्दी भी हुए हैं। क्योंकि अगर आप देखो मीडिया के अंदर, स्पेनिश मीडिया देखें, आप अर्जेंटीना का मीडिया देखें, इवन डच मीडिया देखें,
वो भी क्रिटिसाइज कर रहा है लुइस वैन हाल को कि आप 5-3-2 क्यों खेल रहे हैं। सो इसके बारे में थोड़ा सा पता है क्योंकि आप कोच भी हैं। सो कोच क्या सोचता है इन चीज़ों को लेके? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि कौन सा प्लेयर आपके सिस्टम के अंदर वो सिनर्जी प्रोवाइड कर सकता है जिससे आपको कोच को ये फीलिंग आती है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है हमें पॉजिटिव रिजल्ट लेने का। सही है। दूसरी चीज़, अगर पर्टिकुलरली आप डायबाला को नोट करें, उनका एक जो मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि उनकी प्रेसिंग इंटेंसिटी उतनी नहीं है जितनी जूलियन अल्वारेस की है। सिमिलरली अगर आप मेसी को देखें तो मेसी के पास वो उतनी इंटेंसिटी से आपको प्रेस नहीं करता जितने वो पहले एक दौर में किया करता था। तो अगर आप दो प्लेयर्स ऐसे खिलाएं जिनकी प्रेसिंग इंटेंसिटी उतनी नहीं है, सो दैट विल हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन हाउ दे प्ले आउट ऑफ पोजीशन। और जिस तरह से आउट ऑफ पोजीशन आप खेलोगे उसी तो वो डिटरमिन करेगी कि आप कितनी बार बॉल लेते हो और कितनी बार बॉल लेके आप बॉल के साथ खेल पाते हो। तो ये एक मेजर डायनामिक है जिसकी वजह से मुझे लगता है डायबाला नहीं खेल रहा। अच्छा, लुटारो मार्टिनेज के बारे में हमदान ने बात की तो काफ़ी जो है वो सोशल मीडिया पे आपको पता है कि लोग आजकल किसी प्लेयर को छोड़ते नहीं है एक भी बैड परफॉर्मेंस के बाद। सो दो चांसेस, बहुत क्लियर चांसेस, कुछ लोग इतने भी फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि वो मेसी फैंस है तो वो कह रहे थे कि 2 अच्छे असिस्ट मेसी के रह गए वर्ल्ड कप के अंदर। आपको लुटारो मार्टिनेज के अंदर हिग्वाइन नजर आ रहा था उस दिन के जिस तरह की लोग मिस कर रहे थे चांसेस? मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है कोच के लिए यार कि 1-on-1 आपके पास चांस और आपका मेजर स्ट्राइकर उस चांस को मिस कर दे। हिग्वाइन नजर आना, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा कि वो हिग्वाइन नजर आ, लेकिन सेंटिमेंटली अर्जेंटीनियन फैंस और मेसी फैंस जैसा आप कह रहे हैं वो इसी चीज को कह रहे थे कि यार ये तो फिर से हिग्वाइन 2.0 है। बट आई थिंक एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि he was getting into those situations after coming on as a substitute, so he had that energy, that engine to actually go up and get into those situations, so वो एक promising चीज है। और खास तौर से स्ट्राइकर्स के ऊपर से ना, जब अगर आप साइकोलॉजिकली ये चीज नोट करें कि पहला मैच खेला सही है, सेकंड मैच में सब्स्टिट्यूट हो गया, फिर थर्ड में सब्स्टिट्यूट आया, स्टार्ट नहीं किया, फिर फोर्थ, तो नेचुरली एक स्ट्राइकर के कॉन्फिडेंस हल्का सा लो हो जाता है, राइट? कि यार मैं स्टार्ट नहीं कर रहा। सो और स्ट्राइकर्स इस तरह से मेंटली सोचते हैं कि यार ये मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। कोच, दिस इज वेरी नेचुरल। अब मैं भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करता हूँ। फिर जब वो सब्स्टिट्यूट से आए थे, उन्होंने सब कुछ सही किया था, फ्रॉम हिज मूवमेंट टू हिज पोजीशनिंग। वो चांस मिस करने के बाद फिर आप नेचुरली और ज़्यादा सोचते हो, राइट? यार मैं एक चांस मिस कर चुका हूँ, ठीक है, तो वो इट प्लेज ऑन योर माइंड। बट आई थिंक ही हैज गॉट इनफ क्वालिटी, ही विल बाउंस बैक इन द नेक्स्ट गेम्स। और सब्स्टिट्यूट्स इस वर्ल्ड कप के अंदर एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। 11 गोल्स स्कोर किए मेरे ख्याल से सब्स्टिट्यूट्स में अभी तक। इज दैट 11 गोल्स? वाओ, ये तो डायरेक्ट गोल्स है ना। असिस्ट कितने हैं, इंपैक्ट कितना है, प्रेशर्स कितना है। तो क्योंकि वर्ल्ड कप एक क्रैम्प्ड शेड्यूल के अंदर है, बिल्कुल, यस, सीजन के मिड में है, गैप्स एक मैच और दूसरे मैच के अंदर कम है, एक दिन का कम गैप है वर्सेस द प्रीवियस वर्ल्ड कप। तो ये सब्स्टिट्यूट्स विल प्ले मेजर रोल। सो खाली जरूरी नहीं है गोल मारना और गोल नहीं करना। जिस तरह से अर्जेंटीना वाले गेम के अंदर, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अर्जेंटीना, उस गेम के अंदर जिस तरह लौटारो मार्टिनेज आके हाई प्रेस भी कर रहे थे और प्रिवेंट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया को बिल्ड अप करने से, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सो खाली हम सब्स्टिट्यूट्स पर, खास तौर से अटैकर्स को इस तरह से जज नहीं कर सकते कि उन्होंने कितने गोल मारे और कितने गोल मिस किए। तो ये मेरा भी तमाम अर्जेंटाइन फैंस और मेसी फैंस को यही सजेशन है कि लुटारो मार्टिनेज की बहुत परफॉर्मेंस है। अगर आप पिछले 2-3 साल की सीरीज देखें तो उनके बहुत गोल्स हैं। इसके अलावा ये जो कोपा अमेरिका जो आपकी विक्ट्री थी, या उसके अलावा जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स आपने खेले हैं, सो उसके अंदर मार्टिनेज की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। सो आगे चलते हैं हमदान। आज के मैचेस रात में ब्राजील स्पेन वर्सेस मोरक्को, एंड अगर आप दूसरा गेम देखें तो पोर्चुगल वर्सेस स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के बारे में हम पहले बात करेंगे थोड़ी सी कि स्विट्जरलैंड ने लास्ट यूरोज में पिछले साल फेवरेट फ्रांस को आउट किया था 3-1, आई गेस वो जीते थे वो मैच। 75 मिनट तक आई गेस फ्रांस जीत रहा था, फिर पेनल्टीज पे उसके बाद आई थिंक जीते। नहीं, 3-1 जीत गए थे मेरे ख्याल से, if I'm not mistaken। No, I think
पेनल्टीज पे आ रहा है। ओके सो जो भी है, लेकिन हाँ। स्विट्जरलैंड ने पोर्चुगल को बाहर किया था, स्विट्जरलैंड ने फ्रांस को बाहर किया था। आज आपको नजर आ रहा है क्या स्विट्जरलैंड पोर्चुगल को बाहर आई थिंक करेगा? अगर इस राउंड ऑफ 16 में मेरी एक प्रेडिक्शन है, वैसे तो इस वर्ल्ड कप ने सारी प्रेडिक्शनों को की धज्जियां उड़ा दी हैं क्योंकि इतनी अनलाइकली, लेकिन अगर सारे राउंड ऑफ 16 फिक्सचर्स को जब मैंने देखा तो मुझे था कि ये एक मैच है जहां पे पॉसिबल अपसेट हो सकता है, स्विट्जरलैंड वर्सेस पोर्चुगल वाले गेम में। अब वैरायटी ऑफ रीजंस, एक तो रीजन ये है कि पोर्चुगल, अगर फर्स्ट गेम आप उनका देखें, उन्होंने they won 3-2 against Ghana, not the most convincing result, और 3-all बहुत easily हो सकता अगर था, हाँ की बिल्कुल 3-all बहुत easily हो सकता था सेकंड गेम वर्सेस यूरोगवे वर्सेस यूरुग्वे। ठीक है, आई थिंक दैट वाज अ गुड परफॉर्मेंस, बट उस गुड परफॉर्मेंस के साथ साथ यूरुग्वे ने उतनी इनिशिएटिव उस गेम में नहीं ली। थर्ड गेम अगेंस्ट साउथ कोरिया, ठीक है, दे चेंज द होल लाइनअप, लेकिन एक पोर्चुगल के जब मैं मैच देखता हूँ मुझे एक फीलिंग आती है कि इट्स नॉट द मोस्ट इजी ऑन द आई, क्योंकि एक रीजन ये है कि उन्होंने ये कोशिश की कि भर दें सारे प्लेयर्स। सो बर्नार्डो सिल्वा भी बड़े नाम जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे, ब्रूनो फर्नांडिस भी खेला। आई एम नॉट सेइंग टू इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है, बड़े नाम खिलाने से कुछ होता है, लेकिन वो उतने ज्यादा कोहेसिव फुटबॉल मुझे नहीं देखने को मिली है। और फिर उनको क्योंकि रोनाल्डो को अकोमोडेट करना पड़ रहा है फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, वो एक और फैक्टर है जिसकी वजह से उनका अटैक उतना फ्लूइड नहीं है। जब राफेल लियाओ पिच पे आए हैं, पोर्चुगल का जो वाइड प्ले और जिस तरह से वो अटैक करते हैं वो डिफरेंट हो गया, क्योंकि ही हैज दैट एबिलिटी टू टेक प्लेयर्स ऑन 1v1 सिचुएशंस एंड ऑल। सो वो एक फैक्टर है। सेकेंडली, स्विट्जरलैंड हैज दैट नैक ऑफ अपसेटिंग, जिस तरह आपने फ्रांस को भी लास्ट टाइम बताया था। they've got a good coach, वो अच्छी एक फंक्शनल टीम है led by Granit Xhaka, so I do expect a result. एक सवाल अमनान मैं आपसे जरूर पूछूंगा, स्क्वाड डेप्थ के बारे में अगर बात करें, सो तमाम लोग कहते हैं कि फ्रांस का स्क्वाड डेप्थ बहुत अच्छा है, ब्राजील का स्क्वाड डेप्थ बहुत अच्छा है, पोर्चुगल का भी स्क्वाड डेप्थ बहुत अच्छा है, लेकिन आप देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रोनाल्डो को अगर आप स्टार्ट करवाते हैं तो आप रोनाल्डो से पूरे 90 मिनट मैच में नहीं जा सकते। डू यू थिंक कि आप उन्हें स्टार्ट करवाएं, या उससे बहुत बेहतर है कि जब प्लेयर्स थके हुए अपोजिंग साइड के, आप उनको सेकंड हाफ में सब्स्टिट्यूट करें और कोशिश करें कि वो उस वक्त आपको लीड दे सकें या एडवांटेज दे सकें गोल स्कोर करके? Faisalman, it all depends on what the manager wants exactly. मतलब मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे अगर आप कंपेयर करें अर्जेंटीना से, ठीक है, वो चाहते हैं कि अग्रेसिवली हाई प्रेस करना, ठीक है, तो उन्होंने इसी रीजन की वजह से लोटारो मार्टिनेज को लेके आए दोबारा से। वन मेजर रीजन वाज दैट दे वांटेड टू कंटिन्यू दैट हाई प्रेसिंग अप्रोच, ठीक है। अगर पोर्चुगल को देखें तो सो इट डिपेंड्स कि व्हाट द कोच वांट्स। डज ही स्टिल वांट रोनाल्डो टू हाई प्रेस? वो नहीं हाई प्रेस करेंगे, तो स्ट्रेटजी ऑटोमेटिकली डिफरेंट होगी। और फिर उसी से लिंक सवाल है कि बेंच से लेके आके का क्या पॉइंट है। डज ही वांट them to him to score goals, or does he want him to press high? So very dependent on what happens and what is the coach thinking. ठीक है, लास्ट मैच जो है आज रात में, जो कि स्पेन और मोरक्को का है। मोरक्को अगेन बहुत कन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी उनकी, अपने ग्रुप में टॉप किया जहां पे क्रोएशिया और बेल्जियम मौजूद थे। सो कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि स्पेन आपको जरूर नजर आता है कि वो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, टिकी टाका हो रहा है, देखने को बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप कोस्टारिका वाला मैच साइड पे कर दें तो उनका जो फ्रंट थ्री है, अभी तक आपको गोल्स वहां से नजर नहीं आ रहे। चांसेस जरूर क्रिएट हो रहे हैं, फाइनल थर्ड में बॉल जरूर जा रही है, लेकिन गोल स्कोर नहीं हो रहे। सो आप इसको कैसे देख रहे हो, क्योंकि मोरक्को का डिफेंस भी बहुत अच्छा है, देन उनके कीपर बहुत अच्छे हैं, और आगे उनके पास कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो वन ऑन वन सिचुएशन के अंदर या किसी पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर मैच के डायनामिक्स को चेंज कर सकते हैं। तो इस मैच को आप कैसे देख रहे हैं? मतलब आई थिंक ये इजी प्रेडिक्शन है कि आप इस मैच को कैसे देखेंगे। प्रेडिक्शन, नॉट द रिजल्ट बट हाउ इट विल पैन आउट। अ लॉट ऑफ पोजेशन फॉर स्पेन, स्पेन बॉल रखने की कोशिश करेगा। मोरक्को एनीवेज जो है वो बॉल, अगर उनके पहले दो मैचेस जो हैं उनमें उनके पास ऑन एन एवरेज बॉल पोजीशन 34% थी। सही है। और उसमें से एक गेम क्रोएशिया था, दूसरा बेल्जियम था। सो बेल्जियम स्टैटिस्टिकली बॉल रखना चाहती है, तो वो भी इसी तरह से सिमिलैरिटी यहाँ पे होगी। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट रहेगी मोरक्को के लिए, वो उनके सेट प्लेस होंगे। उन्होंने 2 गोल
आई थिंक सेट पीसेस बेल्जियम के अगेंस्ट तो जो एक गोल पहले रूल आउट हुआ था, एक रूल आउट हुआ था, फिर दूसरा दूसरा गोल फ्री किक पे। तो वो एक सिचुएशन है जो मोरक्को जिस पे यूज कर सकते हैं, बट ओवरऑल दे हैव वेरी गुड प्लेयर्स। खास तौर से उनके होल्डिंग मिडफील्डर जिस तरह से खेले सुफियान अमराबाद, दैट इज इम्पोर्टेंट। द अदर थिंग दैट जो मैं सोच रहा था वो ये था कि हाउ विल as in what are the changes that लुई एनरिके विल मेक। क्या वो वापस से उस लाइनअप पे जाएंगे जो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड गेम में खेले थे वर्सेस कंपेयर टू द थर्ड गेम, क्योंकि तीसरे गेम में उन्होंने काफी चेंजेस किए थे। तो ये एक चीज है जो मुझे नहीं पता कि व्हाट विल ही डू। सो हमने अगेन वही वाली बात हम देखते हैं कि जब डेनेलो अपना कारवाहाल खेल रहे होते हैं, सो आपके पास लपोर्टे और रॉड्री जो वो 3 सेंटर बैक बन जाते हैं, जोर्डी अल्बा आगे जाके खेल रहे होते हैं। सो एक चीज बस थोड़ी सी देखने वालों के लिए कि वो जो एक फ्री रोल होता है, जैसे आपने कहा कि हर टीम की एक अपनी डायनामिक्स होती है। सो स्पेन जोर्डी अल्बा को आगे किस तरह यूटिलाइज करता है और स्पेन को उससे क्या फायदा मिलता है, अगर आप थोड़ा सा उसको एलाबोरेट कर सकें तो। सो वही वाली बात है ना, प्लेयर क्वालिटी के ऊपर होती है, ठीक है। ऑल्दो सिमिलरली कारवाहाल भी अप एंड डाउन जरूर भाग सकते हैं, जॉर्डी अल्बा भी, लेकिन लेफ्ट साइड पे जैसे सम गेम्स अंसु फती ने खेले, ठीक है, और लुई एनरिके चाहते हैं कि उनके पास वाइड विंगर्स खेलें और वो विंगर्स कट इन करें, अंदर कट करें। अब जब नेचुरली विंगर लेफ्ट साइड से अंदर कट कर रहे हैं तो जॉर्डी अल्बा कैन ओवरलैप इनटू दैट स्पेस। और स्पेन जब राइट साइड से खेल रहा है, उधर भी राइट साइड पे फरहान टोरेस ने खेला है, वो भी राइट विंगर है, तो उनकी इंक्लिनेशन नहीं है अंदर कट करने की। सो Carvajal cannot overlap as much as Jordi Alba does उस डायनामिक की वजह से। और वो एक फैक्टर है कि जिस वजह से जॉर्डी अल्बा जो है वो उस साइड पे अप एंड डाउन विंग पे जो है ना फ्लैंक पे जा सकते हैं। सिमिलरली प्ले में आता है पेड्री, गावी, सर्जियो बुस्केट्स। हाँ, पेड्री लेफ्ट साइड पे खेलते हैं, पेड्री, अल्बा और अंसु फाती या डैनी ओल्मो, whoever plays। और डैनी ओल्मो अगर विंगर ना भी तो वो sometimes he does want to come inside and play like a natural midfielder की तरह से, तो then that allows Alba to move forward versus Ferran Torres जो कि राइट साइड पे नेचुरली विंगर की तरह खेलते हैं। बिल्कुल हक कर रहे वो हक कर रहे हैं। डैनी ओल्मो की थोड़ी सी इंक्लिनेशन है अंदर आने की, क्योंकि वो उनके नेचुरल स्टाइल है। कराची यूनाइटेड है, उसकी जो प्रोफेशनल टीम है, जो क्लब टीम है या जो हमारी वुमेन टीम है, उससे रिलेटेड भी हम आपको इन्फॉर्मेशन